ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद जून 22, पेपर 3 वेरिएंट 2, 1 hour 15 minutes। हमारा वेरिएंट है वेरिएंट 2 जो होता है। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 1 2 3 ये सब नॉर्मली बहुत सिंपल होते हैं। जैसे ये पहला वाला है, मार्केट फेलियर पे आ गया। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि थर्ड पार्टी की कॉस्ट होती है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी की कॉस्ट है, ये वो बेयर करता है जो ना कंजम्पशन करता है ना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जैसे a person who is not involved, an individual who is not involved in any action, कोई एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट कॉस्ट है ना, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात हो रही है। तो हु बेयर्स दीज एक्सटर्नल कॉस्ट? द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु सेल द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल गलत। जो एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन वो एक्सटर्नल कॉस्ट फेस नहीं कर रहे होते हैं, वो तो प्राइवेट कॉस्ट फेस करते हैं या प्राइवेट बेनिफिट फेस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल गलत। द गवर्नमेंट दैट सब्सिडाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं। द पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। अब अगर ये लोग किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं भी हैं पर क्योंकि वो लोग उस इलाके में रह रहे हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो ये प्रॉपर थर्ड पार्टी कॉस्ट है। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। ऐसी क्या चीज मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होनी चाहिए? ऐसी क्या चीज मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होनी चाहिए? व्हेन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या होती है? एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, प्रोड्यूसेस एट इट्स एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटपुट। अच्छा, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो बेसिकली एलोकेटिवली एफिशिएंट पे कर रही है। तो एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटपुट वो आउटपुट होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेस्ट होता है। ना अंडर एलोकेशन होती है ना ओवर एलोकेशन होती है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। सही है। तो एमसी इज इक्वल्स टू जो है, एमसी इज इक्वल्स टू ए आर होता है, एलोकेटिवली एफिशिएंट ना। तो व्हाट मस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट? एवरेज रेवेन्यू मस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू प्राइस इक्वल कैसे होते हैं? भूल गए? टोटल रेवेन्यू को जब मैं क्वांटिटी से, एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। जब मैं टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होती है? पी टाइम्स क्यू। ये क्वांटिटी, क्यू और क्यू को आपस में काट दो, क्या रह जाएगा? प्राइस। तो ए आर और प्राइस जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो तुम एमसी इक्वल टू ए आर बोलो या एमसी इक्वल टू प्राइस बोलो, बात एक ही है। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को इक्वल कर देता हूँ फिर क्या होगा? अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को इक्वल कर दूंगा तो क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये तो बोला ही नहीं है इसने। सही है। टोटल रेवेन्यू की इक्वल नहीं करना ना टोटल कॉस्ट की इक्वल करना है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से, तो मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब what might reduce dynamic efficiency, what might reduce dynamic efficiency in an economy? तो what was dynamic efficiency? जब एक प्राइवेट सेक्टर फर्म जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है, इनोवेशन पे पैसा खर्च करती है या टेक्नोलॉजी को इनकरेज करती है और 10-15 सालों में बिजनेस जो है एक दम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी सक्सेसफुल हो जाती है और मेरा एलआरएसी नीचे शिफ्ट हो जाता है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं विद एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। डायनेमिक एफिशिएंसी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन चीजों से हमारा एलआरएसी नीचे शिफ्ट होता है। ये डायनेमिक एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है ऐसी क्या चीज इसको रिड्यूस करेगा? सवाल सही से पढ़ना, रिड्यूस करना है। अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एंटरप्राइज एजुकेशन, एजुकेशन मिलेगी तो ये पोटेंशियल वाइज अच्छी बात है। एंटरप्राइज को एजुकेशन मिलेगी तो वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करेगा, तो ये डायनामिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन प्रॉफिट से ही होता है, तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट से भी डायनामिक एफिशिएंसी विल इंक्रीज। द राइजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड्स, दिस इज एन इशू, क्योंकि इफ यू इंक्रीज द डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स, लेस मनी will be left फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर तुम सारा प्रॉफिट या मेजोरिटी प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे दोगे तो फिर री इन्वेस्ट क्या करोगे? एन इंक्रीज इन इनोवेशन विल इंक्रीज डायनेमिक एफिशिएंसी। तो ये एक वाहिद ऑप्शन है सी जिसमें डायनेमिक एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, इन मैनी कंट्रीज हेल्थ अथॉरिटीज आर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। जाहिर सी बात है भाई,
सिगरेट जो होते हैं उनसे, स्मोकिंग जो होती है उससे जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, बंदे को भी नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को भी नुकसान हो रहा है, तो ये बेसिकली डीमेरिट गुड्स होते हैं, ये डीमेरिट गुड्स होती हैं सिगरेट जैसी चीजें। और इसमें आपको याद होगा सोशल कॉस्ट एक्सीड करता है प्राइवेट कॉस्ट को, और वो जिस अमाउंट से एक्सीड करता है वो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट इन द केस ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स या डीमेरिट गुड्स। तो गवर्नमेंट हैव इम्पोज्ड हाई सेल्स टैक्स ऑन सिगरेट। सेल्स टैक्स ऑन सिगरेट का मतलब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई कम होनी चाहिए। एंड हैव कंडक्टेड एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स। एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स का मतलब ये हुआ कि मैंने सुट्टो की नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करी है, मैंने सिगरेट की नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करी है। मैं जब इसकी नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करूंगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और जाहिर सी बात है यही दो सबसे कॉमन पॉलिसीज है जो आप हमेशा यूज करते हो, सही है। वाई माइट द क्वांटिटी ऑफ सिगरेट्स डिमांड रिमेन हाई, मतलब मैं नेगेटिव एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की सप्लाई भी कम करवा रहा हूँ, फिर भी ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें अभी भी लोग सिगरेट पियेंगे। तो किस केस में पियेंगे, जब वो ढीठ होते हैं। ढीठ का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड। सिगरेट जैसी चीजें एडिक्टिव नेचर की होती हैं, इन इलास्टिक डिमांड होती हैं, यही एक वजह है जो मुझे मजबूर करेगी पीने पे, वरना और कोई ऐसी चीज अब नहीं है। बेटर नॉलेज ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, ये तो अच्छी बात है, इससे तो डिमांड कम होगी। सिगरेट स्मोकिंग विल बी रिप्लेस बाय चीपर ऑल्टरनेटिव्स, इससे भी डिमांड कम होगी सिगरेट की। बट कंज्यूमर बिहेवियर इज इरेशनल ड्यू टू एडिक्शन, इरेशनल बिहेवियर है ये। कभी कभार कंज्यूमर अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज नहीं करते ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू एडिक्शन, सही है। तो ये मामला को खराब करती है। तो डिमांड विल रिमेन हाई इफ वी आर इरेशनल ड्यू टू एडिक्शन, इन इलास्टिक डिमांड। द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज मेक्स कंज्यूमर्स वर्स ऑफ, कोई लिंक नहीं है इसका, तो फोर का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ बजट लाइन शो। तो सिंपल बजट लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर मैच करेंगे, ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। द बिहेवियर ऑफ अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर, ये बेसिकली रैशनल कंज्यूमर है। द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन एंड सेविंग, अगेन ये भी इसका कोई लेना देना नहीं है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इसका भी लेना देना नहीं है। द मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो बजट लाइन क्या शो करता है, बजट लाइन शो करता है एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। याद है ना बजट लाइन कैसे बनता है, या भूल गए। यहाँ पर लिखते थे गुड वाई, यहाँ पर लिखते थे गुड एक्स। ये पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं अपनी पूरी इनकम ए पे लगा दूंगा तो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन बाय फॉर गुड वाई। अगर मैं अपनी पूरी इनकम गुड एक्स पे लगा दूं तो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन बाय फॉर गुड एक्स। मैक्सिमम पॉइंट्स पे दूसरा गुड जीरो होता है। जब ये लाइन खींच दूंगा दोनों को मिला दूंगा तो ये मेरी एक बाउंड्री है, ये मेरी एक बाउंड्री है, ये मेरी मैक्सिमम औकात है, ये पोटेंशियल है मेरा कि भाई इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इसके पीछे मैं करूंगा नहीं। ऑन द बजट लाइन का मतलब है कि आपकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वो आपको दिखा रहा है विच यू कैन बाय विद द गिवन इनकम। 5 कहां से विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 6, price of a good falls, the overall effect on the quantity demanded can be separated into income and substitution effects। बिल्कुल, जब एक गुड की प्राइस गिरती है और क्वांटिटी बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड, तो दिस कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ गिवन गुड। अच्छा चलो, लॉ ऑफ डिमांड की तो बात ही खैर ये नहीं कर रहा। गिवन गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, याद है। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। और अगर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूँ ना गिवन गुड की, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्राइस को गिराता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता था, याद है, क्वांटिटी को बढ़ाओ। इनकम इफेक्ट कहता है क्वांटिटी को कम करो। क्यों क्वांटिटी को कम करो, क्योंकि जब प्राइस कम होगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी तो रियल इनकम बढ़ेगी। एंड क्योंकि गिवन गुड इंफीरियर गुड की हेडिंग के अंडर आता है तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम, तो इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। तो ये मेरा इन दोनों को मिला के मेरा प्राइस इफेक्ट बनता है, ठीक है। पर बात सारी क्या है, गिफिन गुड में बात सारी क्या आती है, गिफिन गुड में एक बहुत बड़ी यहाँ पर मेन बात आती है और वो ये आती है कि गिफिन गुड वो लोग कंज्यूम करते हैं जो कि पॉवर्टी ट्रैप होते हैं, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। ये बहुत लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, फिर भी मेरी इनकम का हाई प्रोपोर्शन, दे आर वेरी चीप, वेरी लो क्वालिटी, फिर भी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जाती है। और जब एक चीज आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जाती है तो हमेशा याद रखना इनकम अफेक्ट विल बी ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन अफेक्ट। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, इफ इनकम अफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन अफेक्ट, तो झुकाव किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर प्राइस अफेक्ट देखूंगा तो क्वांटिटी क्या होगी, कम। प्राइस क्या हुई है, कम। क्वांटिटी क्या हुई है, कम। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ, नहीं हुआ। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है।
The income effect is irrelevant for a given good, गलत statement. The income effect works in the same direction as the substitution effect. ये किस केस में होता है? नॉर्मल गुड के केस में होता है. इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं. द इनकम इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड इज ऑफ अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड. बिल्कुल ये कह रहा है कि इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन होता है. बिल्कुल सही कह रहा है. मतलब बेसिकली अगर मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूँ ना, और ज्यादा सिंप्लीफाई करूँ, अगर x से x1 मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, तो x1 से x2 मेरा इनकम इफेक्ट होगा. आउटवे करेगा, आउटवे. मतलब अगर यूं हल्का से मैं जा रहा हूँ तो पीछे बहुत तेजी से जाऊंगा. और लास्ट ऑप्शन कह रहे थे इनकम इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगेन ऑपोजिट, बट दिस टाइम इट इज ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. इसका मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट. तो ये किस केस में होता है? इंफीरियर गुड के केस. तो गिफिन और इंफीरियर में फर्क क्या है? सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. फर्क और जो गेम असल आती है ना, वो आती है कि कौन किसको आउटवे कर रहा है. गिफिन गुड के केस में इनकम इफेक्ट आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इंफीरियर केस के गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे इनकम. Question number 7. The table provides some details of the soft drinks industry in a country. Which market structure best describes the country's soft drinks industry? Again, there are number of firms, there are number of brands, but five firm concentration ratio is 65%. अब five firm concentration ratio की interpretation क्या है? इसकी interpretation ये है, market percentage market share held by the largest five firms. मतलब लार्जेस्ट फाइव फर्म्स की जो मार्केट है उनका मिला के मार्केट शेयर कितना है? 65%. तो इसको बोलूंगा CR5. तो जब when few firms when few firms dominate the market, when few large firms dominate the market, तो वो कौन सी मार्केट होती है? ओलिगोपली. तो ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? ओलिगोपली है. मोनोपोली में देयर इज सिंगल डोमिनेंट सेलर, 100% शेयर वाला. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर 20 to 30 स्मॉल फर्म्स. परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. या इनफाइनाइट बोल दो या थाउजेंड्स बोल दो. क्वेश्चन नंबर 8. अ रॉक बैंड इज ड्यू टू प्ले एट अ कॉन्सर्ट हॉल. एक रॉक बैंड है जो कि कॉन्सर्ट हॉल में प्ले करने वाला है, कॉन्सर्ट है. इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर, मतलब एक माहौल बनाने के लिए, द बैंड्स एम इज टू सेल ऑल द टिकट. जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा रश होगा उतना माहौल बनेगा. टिकट प्राइजेस आर सेट एट द हाईएस्ट प्राइस दैट इंश्योर्स ऑल टिकट्स विल बी सोल्ड. मेरा एम क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी सारी टिकट बिक जाए. इसका मतलब मैं अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ. अब सेल्स को मैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ या इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मैक्सिमाइज कर रहा हूँ? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो मेरा एम है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन. मेरा एम क्या है? वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन. मेरा एम है क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो मैं लाजमी तौर पे नहीं कर रहा, सीधी सीधी साफ बात है, ठीक है. रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में कंफ्यूजन होती है, बट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर. पी टाइम्स क्यू को मैक्सिमाइज करना है. ये होता है MR0 पे. MR0 होता है तो TR मैक्स हो जाता है. व्हाट इज TR? P टाइम्स क्यू. पर मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ. मैं ये कर रहा हूँ सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट. मैं अपनी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ रादर देन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू. देखो फर्क आता है पेपर में. पेपर में अगर वो सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिख रहा है तो तुम समझ जाओ वो क्वांटिटी की बात कर रहा है. पर अगर वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन लिख रहा है या सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन लिख रहा है, तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात कर रहा है, P टाइम्स क्यू. यहाँ पर वो सिर्फ क्यू की बात कर रहा है. और ऑप्शंस में भी अगर हम देखें और हम केस केस को लिंक करें तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये जो इसने लिखा है ना, ऑल टिकट्स विल बी सोल्ड, तो ये क्वांटिटी क्यों एम कर रहा है? सेटिस्फाइसिंग तो खैर बिल्कुल इधर हिंट ही नहीं है, वरना शेयर होल्डर्स का जिक्र करता. इनफ टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स. सेटिस्फाइसिंग का मतलब होता है व्हेन यू अर्न इनफ प्रॉफिट्स टू सेटिस्फाई योर शेयर होल्डर्स. ऐसी कोई हिंट मुझे क्वेश्चन में दी भी नहीं है, तो फिर मैं ये ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकता. तो क्वेश्चन 8 का आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 9. What would be most likely to allow the survival of small firms in an economy? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि स्मॉल फर्म्स के लिए एक एनकरेजमेंट होगी टू सर्वाइव इन एन इकोनॉमी? एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, दिस वुड बी अ डिस्करेजमेंट. वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ये लोन्स वगैरह, तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. एन इंक्रीज इन द पर्सनल सर्विसेज एज अ शेयर ऑफ GDP, बी इज द राइट आंसर. क्योंकि स्मॉल फर्म्स जो है वो देती ही पर्सनलाइज सर्विस है. तो अगर एज अ शेयर ऑफ GDP का मतलब है एज अ शेयर ऑफ इनकम.
अगर इकोनॉमी में लोग अपना ज्यादा पैसा पर्सनल सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं तो स्मॉल फर्म्स का सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लार्ज फर्म तो पर्सनल सर्विस नहीं देती। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का चेंज अगर ज्यादा होगा तो स्मॉल फर्म्स कोप अप नहीं कर पाएंगी। एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर, अगर मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो इनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, अगेन ये लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी एक वाहिद ऑप्शन है जहां पर स्मॉल फर्म्स का सर्वाइवल के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग अ सक्सेसफुल कार्टेल। कार्टेल क्या होती है? कार्टेल नहीं करती मुस्तफा। कार्टेल जो है वो बेसिकली पर्सनलाइज सर्विस का मतलब यही है ना कि आप स्पेशलाइज नहीं कर रहे, लार्ज फर्म करती हैं स्पेशलाइज। अच्छा, कार्टेल क्वेश्चन नंबर 10 की जब मैं बात करता हूँ तो कार्टेल क्या होता है? कार्टेल एक ग्रुप होता है, ये नॉन कल्यूसिव नहीं, ये कल्यूसिव ओलिगोपोली का पार्ट है। कल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? जिधर फर्म्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, सही है। ये फॉर्मल कल्यूजन है, ये फॉर्मल कल्यूजन का पार्ट है। अच्छा, फॉर्मल कल्यूजन का पार्ट ये क्यों है? क्योंकि एक बाकायदा ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, फर्म्स एक कार्टेल बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बना के इनका मेन मकसद क्या होता है? कार्टेल का मेन मकसद होता है कि सारी फर्म्स, बड़ी फर्म्स आपस में मिलती हैं और एक मोनोपोली बनाती हैं, और सारे मिलके आउटपुट को क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट। अब जब ये सारे मिलके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है। जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है तो फिर ये बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस चार्ज करते हैं। फिर जब ये बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस चार्ज करते हैं तो फिर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो पूरा कार्टेल का मकसद ये होता है। बट देर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें कार्टेल सक्सेसफुल होती है। तो वो कंडीशन मुझे ये पूछ रहा है। A large number of firms is not a condition, a small number of firm is a condition। जितनी ज्यादा फर्म्स इन छोट कम इंडस्ट्री में फर्म्स होंगी उतना ज्यादा जो है वो कार्टेल अच्छा होगा, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, सही है। हैविंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज नॉट अ कंडीशन। कंडीशन तो ये होती है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वरना कोटा सेट करने में मसला होगा। क्योंकि देखो, जब मैं आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ बाकी फर्म्स के साथ, जब मैं आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ बाकी फर्म्स के साथ, तो बेसिकली मेरा मकसद क्या होता है कि मुझे जो है वो हर फर्म के आउटपुट को कम करवाना है। तो हर फर्म के आउटपुट को कम कराने के लिए कोटा सेट करना पड़ता है। कोटा का मतलब होता है एक फिजिकल लिमिट दी जाएगी हर फर्म को। अब अगर हर प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट ही अलग होगा तो कोटा कैसे डिसाइड होगा? लो बैरियर्स टू एंट्री नहीं होनी चाहिए, हाई बैरियर्स टू एंट्री होनी चाहिए। इसकी वजह, अगर लो बैरियर्स टू एंट्री होंगी तो फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी, तो शॉर्टेज का तो फायदा ही नहीं होगा। लो हाई बैरियर्स टू एंट्री होंगी तो दूसरी फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे जिसकी वजह से हमारी शॉर्टेज कायम रहेगी। स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड प्रोडक्शन कोटाज सक्सेसफुल कार्टेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीटिंग होती है, सही है। चीटिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग इन अ कार्टेल का मतलब क्या होता है? जब आप अपने कोटा से ऊपर बना लो, और जब आप अपने कोटा से ऊपर बनाओगे तो मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज रहेगी नहीं जो आप करने की। मतलब बेसिकली स्ट्रिक्टली एनफोर्स प्रोडक्शन कोटा से क्या होगा कि आप लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करोगे। आप लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके जो है ना वो क्या करोगे? प्राइजेस को बढ़ाओगे और कोशिश करोगे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, in 2012 an Australian airline company separated its international and domestic operations into separate companies। तो एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कंपनी थी जिसने अपने इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑपरेशंस को अलग अलग कर दिया। पहले साथ थे, अब अलग अलग कर दिया, कोई ना कोई वजह होगी। The company had been facing increasing competition from much larger competitors in the international markets। ऑस्ट्रेलिया की जो ये एयरलाइन थी उसको बहुत कंपटीशन मिल रहा था इंटरनेशनल मार्केट से, but had relatively little competition in the domestic markets and had a higher price elasticity of demand। कहने का मकसद ये हुआ कि भाई मुझे ज्यादा कंपटीशन फेस हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट्स में, पर कम कंपटीशन मुझे फेस हो रहा था डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो कह रहा है विच रो शोज द रीजंस दैट वुड सपोर्ट दिस सेपरेशन। पहली चीज, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन ने क्यों दोनों को सेपरेट किया होगा? कोई ना कोई तो वजह होगी, और एक वजह हो सकती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या पता दोनों साथ उससे संभल नहीं रहते। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ती है, मैनेजमेंट इशूज, कम्युनिकेशन इशूज, इंटरनेशनल डोमेस्टिक को साथ चलाना एक बड़ा टास्क है। तो ये एक रीजन हो सकती है दोनों को अलग अलग करने की। यस 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 करेंगे, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्केट्स कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय दिस कंपनी। ऑब्वियसली अगर इन इन लोगों ने बड़ी आसानी से दोनों को अलग करा है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी ना कि अलग ये लोग कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगा यस, यस एंड यस। और आसान भी है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट अलग है, इंटरनेशनल मार्केट अलग है, तो बड़ा ज्योग्राफिकली एक डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत आसान है मेरे लिए अलग अलग करना। लेवल ऑफ कंपटीशन भी मैं बड़ी आसानी से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है, डोमेस्टिक में कम है। फिर मैं पीईडी भी देख रहा हूँ,
तो ये भी आप बोलोगे यस यस एंड यस, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी डी। सही है, सिर्फ डी वाला मैच कर रहा है। और मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा एमसीक्यू था जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो एमसीक्यू है जिसमें ओवर थिंकिंग करके आप गलत करोगे, क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं लग रही है। सही है, कोई मसला? ठीक है। हाँ, तो वही तो कह रहा है, लेवल ऑफ कंपटीशन एंड पीईडी इन डोमेस्टिक मार्केट इज द रीजन ना, जिसकी वजह से ये अलग हुआ होगा। सही है। मार्केट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली ना, क्यों नो क्यों है? कर लिया ना इन लोग ने। अगर इन लोग ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को अलग अलग करा है तो इन लोग ने बड़ी आसानी से सेपरेट कर लिया मार्केट्स को। ठीक है, सारी चीजें मैच कर रही हैं ऑप्शन से। सही है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन एंड पीडी ये लोग देख तो रहे हैं। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, कंपटीशन का 2 बार जिक्र किया है, पीडी का 1 बार जिक्र किया है। सही है। तो ये सारी रीजन सपोर्ट कर रही हैं ये जो ये कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। ये एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, ये कोई नया एमसीक्यू नहीं है, ये पहली बार नहीं आया, ये इससे पहले 3-4 बार आ चुका है। द डायग्राम शोज द फर्म्स मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हम क्लास में भी कर चुके हैं। कार्टेल के चीटिंग का डायग्राम है ये, देख के पता चल रहा है। द फर्म एंटर्स अ collusive agreement with other firms in the industry. It agrees that each firm will charge a common price OP। ठीक है। अब देखो, एक बात को जरा समझो और गौर से सुन लो। जब एज अ कार्टेल हम सब आपस में मिल जाते हैं तो सारे एक प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये इसको परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ से बताता है। ये इसको परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ से बनाता है। ये बोलता है कि सारी फर्म्स एक ही प्राइस चार्ज कर रही है, प्राइस एक जगह पे फिक्स कर दी है। सही है। तो इनिशियली इनिशियली अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, भाई अगर अभी मेरी ओलिगोपोली कल्यूसिव हो रही है तो कल्यूसिव से पहले क्या होगी? नॉन कल्यूसिव। तो कल्यूसिव से पहले वो होगी नॉन कल्यूसिव। सही, सुन लो जरा गौर से। कल्यूसिव से पहले वो होगी नॉन कल्यूसिव। और नॉन कल्यूसिव में सबसे फेमस जो है वो यहाँ पर किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व में आपको पता है कि प्राइस क्या होती है? रिजिड होती है, प्राइस वहां पर हमेशा सेम रहती है। तो एक सेक्शन बी में भी और माइक्रो के उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं और वो यही आते हैं कि ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में सिमिलैरिटी क्या है। तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो दोनों में आती है ना, वो सेम प्राइजेस की आती है। परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम प्राइजेस होती हैं और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में भी प्राइस डू नॉट ऑफन चेंज। तो इन लोग ने किंग डिमांड कर्व थ्योरी वाली ग्राफ को एक परफेक्ट कंपटीशन वाले ग्राफ में बनाया। बोला कि यार प्राइस ओपी थी। सही है। इन लोग ने कार्टेल बना लिया। सही है। और जब इन लोगों ने कार्टेल बनाया तो इन लोग ने, लेट से मैं कहता हूँ कि पहले प्राइस ये थी, पर जब इन लोगों ने कार्टेल बनाया, इन लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करी तो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस ये वाली फिक्स हो गई। तो यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर वाला हिसाब हो गया। तो ये मिस्टर डार्क बन गया है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो बनाते थे हम। अब ये हमसे बोल रहा है, इन लोग ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जो कि जाहिर सी बात है, they will restrict the level of its output to production quota set by the industry cartel। ठीक है, the firm is allocated a production quota of OQ। सही है। अब असूलन अगर हम देखें, मुझे इसने एक कोटा दिया हुआ है क्यू का। सही है। क्यू पे तुम देखो मेरी कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है और ये ऊपर प्राइस है। तो प्राइस और जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। क्या मैं कह सकता हूँ कि क्यू पे मेरा प्रॉफिट ये हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं कार्टेल की कंडीशंस को फॉलो करता हूँ और अगर मैं अपने कोटा को फॉलो करता हूँ तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा? इस चीज को मानते हो? बिफोर चीटिंग मैंने चीटिंग कुछ भी नहीं करी अभी। मैंने कुछ भी चीटिंग नहीं करी, मैं तमीज से चल रहा हूँ। और मैंने जो है वो अभी एक ये वाला प्रॉफिट कमा लिया है। तो PGMN इज माई प्रॉफिट विच इज बिफोर चीटिंग। पर जैसे ही मैंने चीटिंग करी तो मैं चीटिंग करके हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगा। द फर्म डिसाइड्स टू चीट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब मैं चीट करूंगा तो चीट करके तुम पैसों के लिए चीट करोगे ना, तो तुम चीट करके किधर आओगे? एमसीजी टू एमआर पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे तो एमसीजी टू एमआर किधर है? इधर है। अब मैं चीट करूंगा और मैं चीट करके ये वाला आउटपुट बनाऊंगा। जब मैं ये वाला आउटपुट बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? ये ये मेरी कॉस्ट आ रही है, इसको मैंने C1 कर दिया। प्राइस मेरी अभी भी यही है। अब ये डब्बा पूरा आ रहा है। अब पूरा ये डब्बा आ रहा है। समझ आ रही है? मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे बताओ, आफ्टर चीटिंग, आफ्टर चीटिंग मेरा प्रॉफिट क्या है? आफ्टर चीटिंग मेरा प्रॉफिट क्या है? आफ्टर चीटिंग मेरा प्रॉफिट है PHJL। PHJL।
दोनों को जब मैं माइनस करूंगा ना, मुझे चेंज इन प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्ट रन इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स? PHJL माइनस PGNM। हाँ, सी आंसर होगा। बहुत रिपीटेड है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये पहले आ चुका है, और ये 3-4 बार आ चुका है। और जो मैं क्लास में भी लेक्चर में ये ग्राफ जो बनवाता था वो यही वाला था, इधर से तो बनाता था, कीज भी सेम रखता था मैं तो। सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भाई ये फरमा रहा है, टू रिड्यूस द रोड कंजेशन कॉज्ड बाय द पार्क्ड कार्स, अ लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, चेंज मांगा है अनुशिव, उस बाद चेंज मांगा है, रिक्वायरमेंट पढ़ो बेटा, चेंज मांगा है। क्वेश्चन नंबर 13, टू रिड्यूस द रोड कंजेशन कॉज्ड बाय पार्क्ड कार्स, a local government introduced a system of tradable parking permits। तो मुझे रोड कंजेशन कम करने के लिए मैंने क्या करा, एक गवर्नमेंट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, ट्रेडेबल पार्किंग परमिट्स। ट्रेडेबल, ट्रेड हो सकते हैं, बिक सकते हैं, मार्केट में बिक सकते हैं। हाउस होल्ड वर गिवन अ परमिट अलाउिंग देम टू पार्क वन कार एट द रोड साइड। हर घर को एक परमिट मिल गया कि तुम एक गाड़ी पार्क, जैसे बिल्डिंगों में बहुत कॉमन है, जैसे मेरी बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ 4 फ्लोर की पार्किंग है, हर घर को एक वो मिला हुआ है कि एक गाड़ी पार्क कर सकते हो। दूसरी करनी है तो आपको पार्किंग के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब ये परमिट का सिस्टम बताऊं क्या, जैसे हम, मेरी बिल्डिंग में तो परमिट का सिस्टम नहीं है, पर मैं परमिट का सिस्टम बताता हूँ क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पड़ोसी के पास भी एक टिकट है कि तू अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है, सही है। अगर मैं बिल्डिंग की कमेटी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे अपनी दूसरी गाड़ी लगानी है, तो वो बोलेंगे महीने के 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। सही है। इन लोग ने ना सिस्टम ही बदल दिया, इन लोग ने बोला परमिट आपस में ट्रेड करो। अगर मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी ही नहीं है और उसके पास एक परमिट है, तो मैं उससे परमिट ना खरीद लूं सस्ते में। मैं बोलूंगा भाई मुझे 2,000 में अपना परमिट दे दे, मैं तुझे महीने के 2,000 रुपये दूंगा, तेरी पार्किंग की जगह पे मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा। समझ आया? तो परमिट का सिस्टम ये है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर यही करा, हर घर पे, हर घर, एक हाउस होल्ड पे एक लोगों ने परमिट दे दिया, बोला एक गाड़ी तुम लगा सकते हो। हाउस होल्ड विद मोर देन वन कार वुड बाय एक्स्ट्रा परमिट फ्रॉम हाउस होल्ड विद नो कार्स। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा परमिट नहीं बेचेगी, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा परमिट नहीं बेचेगी। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको एक परमिट मिला है, अब तुम परमिट उससे खरीदो जिसके पास गाड़ी नहीं है, हम तुम्हें नहीं देंगे एक्स्ट्रा परमिट। तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली फॉर द रीजन फॉर दिस पॉलिसी टू फेल? ये पॉलिसी फेल कब होगी? बिल्कुल जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ रहा। ये पॉलिसी फेल कब होगी आपके हिसाब से? ये पॉलिसी फेल कब होगी आपके हिसाब से? जब परमिट की ट्रेडिंग नहीं होगी। परमिट की ट्रेडिंग कब नहीं होगी? ऑप्शन खुद आइडेंटिफाई करो। परमिट की ट्रेडिंग कब नहीं होगी? जब सबके पास गाड़ी होगी। देखो एक्सीलेंट, जब सबके पास गाड़ी होगी, जब हर घर के पास ही गाड़ी होगी, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रेडिंग ही नहीं होगी। और अगर मैं कहता हूं कि मेजोरिटी लोगों के पास गाड़ी है, अगर मैं कहता हूं टू मैनी हाउस होल्ड ओन कार्स, इसका मतलब ये हुआ द मार्केट फॉर परमिट्स इज वेरी स्मॉल। और इस चीज को ध्यान में रखना कि जब बहुत लोगों के पास गाड़ी होगी ना, तो परमिट के रेट होंगे बहुत ज्यादा। सही है, लेस और नो परमिट्स टू सेल। समझ रहे हो मसला क्या आएगा? ये पॉलिसी को फेल करेगा। फाइन फॉर ड्राइवर्स पार्किंग इन द एरिया विदाउट अ परमिट विल इंटरनलाइज द एक्सटर्नैलिटी। स्पेसिफिकली इस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है ये, सही है, स्पेसिफिकली ये पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉलिसी कुछ और है। इनका एम फाइन्स का कभी था ही नहीं, इनका एम कभी फाइन्स का था ही नहीं। परमिट एक पॉलिसी है, परमिट का ऑल्टरनेटिव फाइन है, तुम दोनों एक साथ नहीं लगाओगे कभी भी। द लोकल गवर्नमेंट हैज अ मोनोपोली ओवर द इशू ऑफ पार्किंग परमिट्स। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का मोनोपोली, पर ये पॉलिसी को फेल क्यों करेगा? क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे परमिट्स? Those suffering from too many parked cars are compensated by the household owning extra cars। अगेन अजीब सा ऑप्शन है। तो डी इसका आंसर है मेरे हिसाब से, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है इसमें। ए नहीं हो सकता क्योंकि फाइन इज अ होल अनदर पॉलिसी। 13 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द नश थ्योरी? नश थ्योरी क्या होता है? नश थ्योरी होता है कि जब आप लोगों को सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हो, सही है, यू डोंट एनफोर्स समथिंग, फोर्स नहीं करते लोगों को, सही है, सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हो, लोगों को नच करते हो कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर दें, कोई उनको फोर्सिंग ना करनी पड़े। तो व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल? अ चेन ऑफ कॉफी शॉप्स ऑफर्स इट्स कस्टमर्स अ लार्जर कॉफी इफ दे ब्रिंग देयर ओन रीयूजेबल कप। बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना, जाइए।
इंसेंटिव दे रहे हैं. गवर्नमेंट imposes an indirect tax on the purchase of sugary snacks to try to reduce the child obesity. This is not nudge theory, this is forcing. Indirect tax से तुम prices को बढ़ा रहे हो. A government introduces a opt-out system for organ donation to try to increase the number of, ये again behavior change कर रहा है. A restaurant chain introduces a smaller sized main courses on its menu to try to reduce the volume of food wastage. Again, this is nudge. सही है. तो कहने का मकसद ये है, indirect tax is not nudge theory. Indirect tax तो completely against nudge theory. आप फोर्स कर रहे हो लोगों को, प्राइस बढ़ा के मजबूर कर रहे हो कि भाई तू कम कर. अगर ये कहता ना कि मैं शुगरी स्नैक्स का नुकसान बता रहा हूँ लोगों को, तो ये नज होगा. बिहेवियर चेंज करो ना, फोर्स तो नहीं करो उनको. क्वेश्चन नंबर 15 है, गवर्नमेंट विशेस टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम रिचर सिटीजन टू द पुअर सिटीजन. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होता है. आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ाते हो. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? जब अमीर की इनकम से बड़ा हिस्सा जाता है टैक्स का. आप रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करते हो. गरीब की इनकम से ज्यादा टैक्स लेके जाता है रिग्रेसिव, तो रिग्रेसिव को कम करो. अब नॉर्मली प्रोग्रेसिव जो होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और नॉर्मली रिग्रेसिव जो है ना वो इनडायरेक्ट होता है. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है ना, वो अमीर भी उतना ही देता है, गरीब भी उतना ही देता है. तो गरीब की इनकम से बड़ा हिस्सा जाएगा, तो इसको कम करो ताकि बर्डन कम हो गरीब से. तो व्हाट इज द लीस्ट लाइकली पॉलिसी टू यूज? इंक्रीज. मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैं डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाऊंगा. क्योंकि जब मैं डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाऊंगा ना, तो इससे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो ये तो मैं करूंगा. इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस ये मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इससे तो रिग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ जाएगी. रिग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ने का मतलब है कि तुम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो. इंक्रीज सब्सिडीज ये भी इनइक्वालिटी को कम करेगा, क्योंकि इससे चीजें सस्ती होंगी. इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को तुम बढ़ाओगे, तो इससे इनइक्वालिटी कम होगी. ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती है ना जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती, जिससे आउटपुट जनरेट नहीं होता, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती. बहुत बार बता चुका हूँ. 15 का आंसर बी होगा, जो कि इनइक्वालिटी को और खराब करेगा. और यही पूछा था मुझसे. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज? तो फैक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? रिस्क टेकर. कंबाइन करता है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. इसका मोटिव प्रॉफिट होता है. ट्रांसफर अर्निंग्स आपको याद होंगी, वो क्या होती थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी. मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग. मतलब अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी टीचिंग कर रहा हूँ और मैं टीचिंग छोड़ देता हूँ, तो टीचिंग से जो मैं पैसा कमाता हूँ वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. सही है. और अगर मैं कोई दूसरी जॉब में जाता हूँ जिधर मुझे टीचिंग से ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो इकोनॉमिक रेंट होगा. तो ओवर एंड अबव इज इकोनॉमिक रेंट, ओवर एंड अबव ट्रांसफर अर्निंग इज इकोनॉमिक रेंट, एंड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर अर्निंग. एक्सेसिव प्रॉफिट जो होते हैं ना, एक्सेस प्रॉफिट, ये इकोनॉमिक रेंट. ऑल्दो मेरा मोटिव एज एन एंटरप्राइज प्रॉफिट है, पर एक्सेस प्रॉफिट इकोनॉमिक रेंट है, ओवर एंड अबव ट्रांसफर अर्निंग. मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनफ प्रॉफिट्स होगी, ये होगी. इकोनॉमिक प्रॉफिट को ना ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं, जब आप एक फैक्टर एंटरप्राइज की बात करते हो. सही है. नॉर्मल प्रॉफिट जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, ये ट्रांसफर अर्निंग होती है. सही है, ये ट्रांसफर अर्निंग होती है. मतलब दिस इज द मिनिमम यू आर एक्सपेक्टिंग. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी. मतलब अगर ये भी नहीं होगा तो फिर आप काम ही नहीं करोगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी ये. रिटर्न ऑन कैपिटल कोई इसका लिंक नहीं है. स्टार्टअप कॉस्ट इसका कोई लिंक नहीं. ठीक है. तो 16 का आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 17. The diagram shows the demand for and supply of labor in the construction industry. The labor market is initially in the equilibrium when the wages is W1. तो लेबर इनिशियल इक्विलिब्रियम में निकाल लेता हूँ आपके सामने. तो ये इनिशियल आ गया, ये आ गया इनिशियल. ठीक है. अब जरा गौर फरमाओ. इनिशियल है, ये ले भाई, ये ले यार, ये कर दिया. ये W1 Q1 को भी कर दिया. व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी? अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है कुछ. अ ट्रेड यूनियन विशेस टू इंक्रीज द वेज. वेज बढ़ानी है. ट्रेड यूनियन को वेज बढ़ानी है, बट डज नॉट विश टू डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट. मतलब ये चाह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम ना हो. मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ये? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहा है बेसिकली. या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े या तो कम ना हो. मतलब कम ना हो बस. द यूनियन आस्क फॉर W2, तो एम्प्लॉयर्स ऑफर W3. अच्छा, अनचेंज ना, मतलब अनचेंज. व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी टू इनेबल द ट्रेड यूनियन टू अचीव बोथ इट्स एम्स? ठीक है. तो एक्सेप्ट W3 एंड न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ F. अगर मैं W3 एक्सेप्ट करता हूँ और मेरा इक्विलिब्रियम F होता है, तो F से तो मसला है ना. F का मतलब बताऊं क्या है? ये पीछे जा रहा है.
जब ये पीछे जाएगा तो पैसे तो बढ़ जाएंगे, पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ये देखो ना, क्वांटिटी पीछे आ जाएगी। इसमें पैसे तो बढ़ जाएंगे, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू टू आस्क फॉर W2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम जी, तो कंटिन्यू टू आस्क फॉर W2 का मतलब क्या है? तो वेज अनचेंज है, तो ये थोड़ी होगा, वेज तो बढ़ा नहीं है। डब्ल्यू अच्छा, W2 में वेज बढ़ रही है, सॉरी सॉरी। W2 में वेज तो बढ़ जाएगी। और इक्विलिब्रियम कौन सा बोल रहे हैं? जी, जी का मतलब है सप्लाई पीछे आएगा, वापस सप्लाई पीछे आएगा, इंप्लॉयमेंट कम होगी, वापस वही मसला। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कीप W1 विद द न्यू इक्विलिब्रियम एच, W1 तो मैं नहीं रखूंगा, इससे वेज अनचेंज रहेगी। अभी करंटली मैं W1 पे तो हूँ, तो वेज अनचेंज रहेगी तो फायदा ही नहीं है, तो मामला खराब हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन ही रहेगी एलिमिनेशन मेथड से, तो डी आंसर है, बट लॉजिक देख रहे थे। इंक्रीज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मतलब बताऊं क्या है? ये जो है ना, इसको राइट पर शिफ्ट करेगा ये। सही है। अब जब इसको ये राइट पर शिफ्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम ई आ जाएगा, तो ये देखो इक्विलिब्रियम ई। अब तुम देखो यहाँ पर पैसे भी बढ़ गए, पैसे भी बढ़ गए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। समझ रहे हो? पैसे भी बढ़ गए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। समझ आया? तो इसका आंसर डी होगा। सही है। MRP, जाहिर सी बात है बेटा, क्या हो गया? MRP डिमांड फॉर लेबर भूल गए क्या? वर्कर को आप हायर क्यों करते हो? मैनी गवर्नमेंट अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब आगे वाली नस्लों के लिए भी बचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो, फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो। As a macro policy aim, what is meant by sustainable economic growth? Increasing the current productive potential, increasing the current productive potential of the economy by using only low cost resources, increasing the current productive potential without reducing the future productive potential, the future generations के लिए सेव रहे। इंक्रीजिंग द फ्यूचर प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, फ्यूचर नहीं बढ़ाना खाली, अभी भी बढ़ाना है। मतलब अभी भी मुझे ग्रोथ चाहिए, पर फ्यूचर के लिए कम ना हो, मतलब ट्रेड ऑफ ना हो कि अभी ग्रोथ हो रही है तो फ्यूचर में, मतलब जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, हाँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए, मतलब कहने का मकसद ये है, उनके लिए भी बचे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वुड कॉज एस्टिमेट्स ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? तो MEW की बात कर रहा है ये। अच्छा, MEW क्या होता था वैसे, सुन लो। MEW बेसिकली इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि GDP के अंदर वो चीजों को ऐड करता है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं, और उन चीजों को माइनस करता है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेजर टाइम बढ़ा रहा है तो GDP में ऐड कर दो, एक्सटर्नल कॉस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम कर रहा है तो GDP से माइनस कर दो। सही है। फॉर अ कंट्री टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ GNP, अब GNP क्या होता है? GNP इज GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या सिंपली नेट रेमिटेंसेस कह दो। तो बेसिकली ये कह रहा है ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा व्हेन MEW विल बी ग्रेटर देन GNP। तो बेसिकली मुझे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें MEW ज्यादा हो, MEW बढ़े। मुझे कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें MEW क्या हो? बढ़े। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज विल रिड्यूस MEW। सही है, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है? कम करता है, तो ये तो रिड्यूस करेगा। प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जो है वो तो GNP को अफेक्ट करता है ना, तो इसको तो नहीं करेगा अफेक्ट। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज वो चीजें जिसका दुख होता है बाद में, और ये तो बिल्कुल ही कोई इररिलेवेंट ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज इन लेजर, हाँ ये शायद एक ऐसी चीज है जो कि MEW को, व्हाट वुड कॉज एस्टिमेट्स ऑफ द मनी वैल्यू फॉर अ कंट्री टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज इन लेजर, ये एक ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है डी, क्योंकि बाकी तो मैच नहीं कर रहे। क्लियर है? बिल्कुल वही बात है, वही है ना। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज मेरे हिसाब से वो है जो आप कंज्यूम करते हो, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये वही चीज है जिसमें आपको रिग्रेट नहीं होता, ये वही बाकायदा ये जो वर्ड इसने लिखा हुआ है उसी से मैच कर रही है चीज। रिग्रेट होता है, बल्कि सॉरी, रिग्रेट होता है, या बाद में आपको फील होता है कि नहीं। इसको मैं सर्च कर लेते हैं, इसको क्या होता है ये जरा। रिग्रेटेबल नेसेसिटीज, एक मिनट हो गया।
व्हेन यू रिग्रेट योर, हाँ रिग्रेट, हाँ यही होगा यही होगा। हाँ मतलब जब आप कंज्यूम, अच्छा हाँ, जब आप कर लेते हो तो फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। जैसे वॉर, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है वॉर की। मतलब वॉर एक ऐसी चीज है जो कि करना जरूरी थी पर बाद में रिग्रेट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, व्हेन यू रिग्रेट योर परचेज या व्हेन यू रिग्रेट योर एक्शंस। सही है। पर वही बात है, लिंक नहीं है ना कोई, 19 का डी ही आंसर होगा। वैल्यू ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जो कि एमईडब्ल्यू को ग्रेटर कर देगी जीएनपी से। क्योंकि, हाँ क्योंकि, क्योंकि ये जब रिकॉर्ड नहीं होता जीडीपी में, जरा सुन लो। एमईडब्ल्यू देखो, नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जो कि जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती, सही है। अब जब ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होगी तो जीएनपी तो कम हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यार एमईडब्ल्यू में भी तो जीडीपी आता है, तो एमईडब्ल्यू भी कम होना चाहिए भाई। एमईडब्ल्यू में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो आता है ना फिर। मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उसको बढ़ाती हैं और उसको कम करती हैं, तो पॉसिबली ये एक चीज है जो कि एमईडब्ल्यू को ग्रेटर कर सकती है जीएनपी से। फिर तो 20 वाहियात एमसीक्यू, ओ लेवल के एमसीक्यू है ये, जरा देख लो जल्दी से। The data provides information on indicators of the standard of living in 4 countries in 2019, each with a population below 10 million. Life expectancy, gross national income, expected years of schooling, skilled labor. Based on overall of these indicators, which country is the most likely with the highest HDI? HDI, Human Development Index, is a measure of standard of living जो कि life expectancy को देखता है, GNP को देखता है, and expected years of schooling को देखता है। The higher the HDI, the higher the standard of living। तो 0 से लेके 1 की वैल्यू, तो ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है, ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और ये भी है। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यहाँ पर भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही है। और ये तो देखते ही नहीं है। तो नॉर्वे मेरे ख्याल में सही ऑप्शन है यहाँ पे, तो बी आंसर होगा। सही है। नॉर्वे मैच कर रहा है सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से। मतलब टॉप टू सारे कर लो ना, सारे टॉप टू कर लो, मतलब देखो सारे टॉप टू कर लिए कि कौन सा मैच कर रहा है। सारे टॉप टू कर लो, कौन सा मैच कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही है। 21। व्हाट माइट हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 5 years? ये तो एक एक करके देखने पड़ेंगे यार। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करेगी या जीडीपी को बढ़ाएगी इन द नेक्स्ट 5 years? तो इंक्रीज इन इनकम टैक्स का मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम हो जाएगा, तो दिस विल नॉट हेल्प। इंक्रीज इन बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है, इट इज एन हिंड्रेंस। डेवलपिंग कंट्री में तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है पॉपुलेशन का ज्यादा होना। इंक्रीज इन द बजट सरप्लस, बजट सरप्लस क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब तुम बस बजट सरप्लस को बढ़ाने का मतलब ये है कि तुम स्पेंडिंग कम कर रहे हो, टैक्स को बढ़ा रहे हो, तो ये तो भाई एडी को कम करेगा। एन इंक्रीज इन ट्रेनिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, इससे क्या होगा, मुल्क का पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ट्रेनिंग करोगे तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुल्क की बेसिकली प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ सॉरी 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 सॉरी, बजट सरप्लस इज व्हेन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैं हमेशा गलत लिखता हूँ। बजट सरप्लस है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अगर बजट सरप्लस में इंक्रीज कर रहा हूं तो आई एम इंक्रीजिंग माई रेवेन्यू, दैट इज टैक्स रेवेन्यू, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इससे सरप्लस मेरा मजीद बढ़ जाएगा। अब सही है। थैंक यू, वही बता दिया। तो 21 का आंसर डी होगा। सही है ना? हाँ। वाई सी इज रॉन्ग? सी इससे रॉन्ग है क्योंकि बजट सरप्लस बढ़ रहा है ना, मतलब इसका मतलब है आप टैक्सेस को बढ़ा रहे हो, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा रहे हो, एक्सपेंडिंग को कम कर रहे हो, तो इससे तो एडी कम होगा ना। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करेगा।
क्वेश्चन नंबर 22, एन इकोनॉमिस्ट वंस सेड इफ यू पे पीपल नॉट टू वर्क। अच्छा, जब आप लोगों को पैसे देते हो जब वो काम नहीं करते, वो कौन से पैसे होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। व्हेन यू पे पीपल नॉट टू वर्क, इसका मतलब यू आर पेइंग देम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड टैक्स देम व्हेन दे डू। मतलब जब वो काम नहीं करते तो तुम उनको फारिग बैठने के पैसे देते हो, और जब वो काम करते हैं तो तुम उनसे टैक्स लेते हो। ये प्राइम एग्जाम्पल है ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्राइम एग्जाम्पल है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। जब आप फारिग बैठने के पैसे दो और काम करने के पैसे लो, तो फिर आप समझ जाओ कि लोग अपनी मर्जी से अपनी नौकरियां छोड़ेंगे, क्योंकि अगर काम करके मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं और फारिग बैठ के मुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं ना, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। और यही सबसे बड़ी वजह होती है ऑफ पॉवर्टी ट्रैप, व्हेन योर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन योर डिस्पोजेबल इनकम। सही है। पावर्टी ट्रैप का मतलब ही ये गरीबी का जाल है, पावर्टी साइकिल में फंस जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा होते हैं, डिस्पोजेबल इनकम मेरी कम होती है। अब जाहिर सी बात है, फारिग बैठने के अगर ज्यादा पैसे मिलने हैं और काम करने के कम पैसे मिलने हैं, तो फिर गरीबी के जाल में फंस जाते हैं हमेशा के लिए। सही है। तो 22 का आंसर डी होगा। सिक्लिकल वो होती है जो एग्रीगेट डिमांड के गिरने से आती है, प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड फॉर लेबर कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। या सिक्लिकल बोल दो या डिमांड डेफिशिएंट बोल दो, रिसेशन के टाइम पे। फ्रिक्शनल वो होती है जब आप एक नौकरी छोड़ते हो और दूसरी ढूंढते हो, तो जो बीच का टाइम पीरियड होता है। और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जब परमानेंटली डिमांड किसी इंडस्ट्री की कम हो जाए, या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इसका पार्ट होते हैं। 23, व्हाट इज द लीस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन? ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम लाइकली है कि होगी ड्यूरिंग एन a rise in unemployment and during an economic recession? A fall in the aggregate demand लाजमी तौर पे होगा। अब फॉल इन एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि उल्टा तुम्हें ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ाना पड़ता है। अब फॉल इन रेवेन्यूज फ्रॉम इनकम टैक्स, ये लाजमी तौर पे होगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग पैसे नहीं कमाएंगे, इनकम्स कम होगा, तो इनकम टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। अब फॉल इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल होगा, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी का आउटपुट कम है, तो पोटेंशियल गिरेगा मुल्क का। 23 का आंसर होगा बी। बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ कम होगी। 23 का आंसर होगा डी और बी। 24, in which context relevant to growth in the money supply is the term total currency flows? टोटल करेंसी फ्लोज क्या होते थे याद है? मनी सप्लाई में बैलेंस ऑफ पेमेंट से देखते थे, जिसको याद है। टोटल करेंसी फ्लोज क्या होते थे? एक्सपोर्ट का पैसा और इंपोर्ट का पैसा, याद है। टोटल करेंसी फ्लोज क्या होता था? एक्सपोर्ट रेवेन्यू माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। और जब एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सीड करता है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर को, तो वो हमारा मनी सप्लाई को बढ़ाता है, क्योंकि वो सरप्लस है। पर अगर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सीड करता है, तो वो डेफिसिट है, जो कि हमारी मनी सप्लाई को कम करता है, क्योंकि मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। तो द मनी फ्लो बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक नहीं, द मनी फ्लो बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट नहीं, द मनी फ्लो बिटवीन डोमेस्टिक रेजिडेंट्स एंड फॉरेन रेजिडेंट्स, सी इज द राइट आंसर। द मनी फ्लो बिटवीन जनरल पब्लिक एंड द फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक की जो पैसों की मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट पैसों की, उसको टोटल करेंसी फ्लोज बोलते हैं। कितना पैसा मुल्क में आ रहा है, कितना पैसा मुल्क से जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली। तो 24 का आंसर विल बी सी। What does not change? 25, what does not change the level of withdrawals from the circular flow of income? Withdrawals क्या क्या होते हैं याद है? लीकेजेस बोलते थे ना इनको। क्या क्या होते थे? सेविंग प्लस टैक्सेशन प्लस इंपोर्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एस प्लस टी प्लस एम। हाउस होल्ड हैविंग मोर ऑफ देयर इनकम, अच्छा नॉट बोला है, हाँ भाई ये पढ़ ले जरा। नॉट, व्हाट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ विड्रॉल? हाउस होल्ड हैविंग मोर ऑफ देयर इनकम टेकन इन टैक्स, विड्रॉल है, बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हाउस होल्ड स्पेंडिंग मोर ऑन इम्पोर्ट, विड्रॉल है, ये तो नहीं होगा। हाउस होल्ड टेकिंग मनी फ्रॉम देयर सेविंग, सेविंग बढ़ रही है, सेविंग चेंज, हाँ, सेविंग कम हो रही है, ये भी नहीं होगा। हाउस होल्ड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एन अकाउंट इन वन बैंक टू अ डिफरेंट बैंक, विड्रॉल्स अनचेंज है। इस ऑप्शन में विड्रॉल्स अनचेंज है। बढ़ने और गिरने का लाजमी नहीं बोला मैंने बेटा, कहाँ लिखा हुआ है ये बता दो मुझे। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेविंग कम हो रही है ना, ये थोड़ी बोला कि हर चीज बढ़नी है, बोला बस चेंज इन विड्रॉल कहाँ पर नहीं हो रहा। ए बी सी में चेंज इन विड्रॉल हो रहा है ना, डी में नहीं हो रहा चेंज इन विड्रॉल। बढ़ने और गिरने की कंडीशन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 26, विच अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद द कीनीजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अगेन ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मैंने नोटिस करा है, बहुत गड़बड़ होती है इसमें कीनेजियन मॉनेटरिस्ट के एमसीक्यूज में। विच अप्रोच इज कंसिस्टेंट विद द कीनेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके हम अलग से भी टॉपिकल देख लेंगे टाइम मिला तो। अब ये अगर मैं आपको जनरली इसमें से बताऊं ना, तो बैलेंस बजट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इक्वल होता है। ये कोई की कोई इकोनॉमिक्स कीनेजियन ने ऐसा कुछ मतलब बोला नहीं था खास, शुड बी अ पॉलिसी एम, ये कोई पॉलिसी एम नहीं होता। पॉलिसी एम मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रोथ, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन स्टिल परसिस्ट इन द लॉन्ग रन, ये एक बहुत बड़ी बात थी किनीजन ने जो बोली थी, और इसी बेसिस पे उसका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा था। इसने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, इसने ही बोला था ना ये। क्योंकि किनीजियन ने तो एक ही बात बोली थी, मॉनिटरिस्ट ने तो एक ही बात बोली थी। मॉनिटरिस्ट ने क्या बोला था कि देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, उसका एलआरएस ऐसे बनता है, ऐसा ही है। मतलब किनीजियन ने बोला था कि आउटपुट गैप्स आ सकते हैं, मॉनिटरिस्ट ने बोला था नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन है जो कि किनीजियन ने बोला था। और मॉनिटरिस्ट की एक बहुत बड़ी अजम्पशन ये थी कि लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती। वेजेस आर फ्लेक्सिबल डाउनवर्ड्स इन द शॉर्ट रन, ये भी मॉनिटरिस्ट ने बोला था। सी इसका आंसर है। ठीक है, इसके मेरे पास दो वॉइस नोट्स भी पड़े हैं, मैं वो भी सेंड कर दूंगा, वो और याद आ जाएगा। इसके टॉपिकल एमसीक्यूज भी मैं भेज दूंगा। आ जाएगा यार, ये इतना है नहीं, मुश्किल नहीं है इतना, सेम ही एमसीक्यूज आते हैं। 26 का सी है। और न्यू अगर सिलेबस में हम देखें ना, तो इसको थोड़ा कम भी किया है, ये इतना ज्यादा नहीं है अब, थोड़ा सा कम भी हुआ है ये। टेस्टिंग तो वही शायद हो सकती है, पर मेरे हिसाब से एमसीक्यू में पूछ ले तो पूछ ले, पर थ्योरी में तो इसको बहुत कम किया है। 27, व्हाट कुड बी यूज टू ऑफसेट अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑफसेट करना है लीकेज को, तो लीकेज इकोनॉमी में हो रही है, सही है। इकोनॉमी में एस प्लस टी प्लस एम हो रहा है, उसको ऑफसेट करूंगा तो कैसे करूंगा? इंजेक्शन को बढ़ा के ऑफसेट कर सकता हूँ उसको। इंजेक्शन क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्स, इनको बढ़ा तो ये ऑफसेट हो जाएगा। रिडक्शन इन द डोमेस्टिक कंजम्पशन, इससे ऑफसेट नहीं होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करोगे तो ऑफसेट नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो इससे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो ऑफसेट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, इंजेक्शन बढ़ गया, लीकेज का बढ़ना ऑफसेट हो जाएगा। अफेक्ट खत्म, नील कर दो अफेक्ट को, ये बोलना चाह रहा है ये। तो लीकेज के इफेक्ट को आप ऑफसेट उसी केस में कर सकते हो, तो या तो इंजेक्शन को बढ़ा दो, सही है। तो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट रेवेन्यू आर इंजेक्शंस, उनको बढ़ाना पड़ेगा अगर ऑफसेट करना है तो। 28, इन सम कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन बट द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है बट द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। व्हाट, विच अफेक्ट विल दिस हैव? फ्यूअर स्कूल्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर यंग पीपल विल बी नीडेड, बिल्कुल गलत, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रही है तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी अब, सही है। मोर फैसिलिटीज विल बी नीडेड फॉर ओल्डर पीपल, गलत। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है तो जल्दी मर रहे हैं तो फायदा नहीं है। देयर विल बी एन एजिंग पॉपुलेशन, नहीं होगी। द वर्किंग पॉपुलेशन विल टेंड टू बिकम अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बिल्कुल, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? जो काम करती है। अब यंग पॉपुलेशन जब इतनी ज्यादा होगी तो वर्किंग पॉपुलेशन एज टोटल पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएंगे ना, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, छोटी उम्र के लोग बहुत लोग होंगे, अब वो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट तो नहीं होता है ना, तो फिर वो कम हो जाएंगे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 28 का आंसर विल बी डी। 29, the government's chief economist says that the increasing the top rate of income tax from 40% to 45%, अगर मैं टैक्स को 40% से 45% कर दूं, और स्पेशली इनकम टैक्स की बात कर रहा है ये, दिस इज लाइकली टू रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू को कम कर देगा। तो ये क्या है? ये तो लेफर कर्व की बात कर रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? टैक्स का रेवेन्यू, यहाँ पर हम लिखते हैं टैक्स का परसेंट, और यूं बनता है ये, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पीपल स्टार्ट टू इवेड और अवॉइड द टैक्सेशन। लोग कहते हैं कि बस एक सर्टेन लिमिट है, उसके बाद अब नहीं, उसके बाद लोग डिसइंसेंटिव शुरू हो जाते हैं, डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो टैक्स को अवॉइड करते हैं। तो एट अ टिल अ सर्टेन पॉइंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये लेफर कर्व है। कुजनेट कर्व इनइक्वालिटी का होता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का होता है। लॉरेंस कर्व भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का होता है। फिलिप्स कर्व इज द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का रिलेशन दिखाता है ये, सही है। तो 29 का आंसर बी होगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करना है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि जी कम करूंगा तो ईडी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे सी कम होगा, आई कम होगा, एडी कम हो जाएगा, तो इसको बढ़ाओ। डायरेक्ट टैक्सेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है, और डायरेक्ट टैक्सेशन को भी इंक्रीज करना है। इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? बी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आसान पेपर है, मुश्किल नहीं था इसमें कुछ भी। अच्छा, अगर इसकी हम थ्रेशोल्ड की बात करें तो मैं थ्रेशोल्ड जरा निकाल लूँ इसका। अच्छा, थ्रेशोल्ड जो इसका बन रहा है, जून 22 है ना, ये जून 22 3 24 पे ए है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, डिस्पाइट द डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो जाए, 24 25 इज द मिनिमम यू शुड टारगेट फॉर एन ए, मिनिमम। सही है, इसके बाद जो है ना, फिर दो दो मार्क्स पे ग्रेड चेंज होता है, ये बता दूं मैं आपको। 22 पे ये बी कर देता है, फिर 19 पे ये कर देता है सी। ठीक है, 18 पे फिर डी है। ये मसला है, 24 25 का टारगेट जरूरी है। मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ, मेजोरिटी पेपर्स में 24 25 इज द मिनिमम फॉर एन ए। अगर 22 21 है तो बहुत रेयर केस है, या तो वो कोविड वाला पीरियड होगा, या तो वो उससे पहले का कोई एक दो साल होंगे, वरना उसके अलावा 24 25। सही है।